नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को बताया गया था कि आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर 5 और चैप्टर कौन सा होगा, वैद्युत चालन, जिसके थ्रू आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो 5 नंबर में आपको हमेशा मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज चैप्टर जो 5 है उसकी फर्स्ट वीडियो लगाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, एक एक वीडियो आपको क्रम से मिलने वाली है और लास्ट तक हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपके लिए बता दें कि जो वैद्युत चालन हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग आज बहुत अच्छे से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक होगा हमारा अनुगमन वेग। कौन सा होगा? अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग के लिए आप लोग टॉपिक लगा लेंगे। मैं भी टॉपिक लगा दे रहा हूं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, और जो अनुगमन वेग हमारा होता है इसी को हम अपवाह वेग कहते हैं या फिर अपवहन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको किसी भी नाम से मिल सकता है ये क्वेश्चन। इसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह वेग। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसे अपवाह वेग या फिर अपवहन वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपवहन वेग। मतलब जिस भी नाम से आपको मिल जाए उस नाम से आपको इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एकदम पूरे नंबर आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दो कि अनुगमन वेग होता क्या है। देखो, आप नॉर्मली तरीके से समझो। मान लो ये कोई हमारी क्या है, कोई धातु की छड़ है। क्या है? कोई धातु की छड़। जब ये धातु की छड़ है तो इस समय इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यादृच्छाकृत गति कर रहे होंगे। मतलब ऐसा, देखो इधर समझो आप। ये हमने मान लिया कोई हमारी क्या है, एक धातु की छड़ है, कोई चालक है। ठीक है, अभी इसके लिए हमने बिल्कुल कोई आवेश नहीं दिया है, किसी भी बैटरी से, किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ा है। और जब तक हमने इसे किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ा है तो इस समय, इस स्थिति में इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यादृच्छाकृत गति कर रहे होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं उसे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। कौन सा मोशन कर रहे होंगे? रैंडम मोशन। सर रैंडम मोशन क्या होता है? देखो, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे, मतलब बहुत से अनेक असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, कुछ इधर जा रहे होंगे और कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे और कुछ, मतलब इस प्रकार से ही गति कर रहे होंगे। आप इस प्रकार से ध्यान दें, मतलब एक ऐसी गति जिसका कोई मोल भाव नहीं है, कोई मोल तोल न हुए, है ना, बिल्कुल ऐसे ही इधर उधर भागे पड़े हैं। वो इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब इसी को कहते हैं हम यादृच्छाकृत गति या फिर रैंडम मोशन। ठीक है सर, आपके समझ आ गया कि जब किसी चालक तार से या किसी चालक से जब हम कोई आवेश नहीं देते हैं या उस पर कोई विद्युत प्रवाहित नहीं करते हैं, तब उस समय इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी रैंडम मोशन करते रहते हैं। हाँ सर, ये हमें क्लियर हो गया। सर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यादृच्छाकृत गति कर रहे होते हैं, उनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, इनका औसत वेग शून्य होता है। तो ये ध्यान रखना। मान ले रहे हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो वेग होगा। अभी कोई चालक में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये यादृच्छाकृत गति कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इनका वेग होगा। और वो वेग हम क्या मान ले रहे हैं, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का U1 होगा, दूसरे का U2 होगा, तीसरे का, मतलब प्रारंभिक वेग U होता है ना, तो हम वही मान ले रहे हैं कि इनका वेग क्या होगा, U1 U2 U3 इस प्रकार से होंगे। तो इनका औसत वेग क्या आएगा, हमारा औसत वेग जो होगा, आप पहले बेसिक को समझना, मैं बेसिक समझा रहा हूं अभी। इनका औसत वेग अभी आपको बताया था क्या होता है, शून्य होता है ना। क्या होता है? शून्य। ये ध्यान रखना। जैसे मान ले रहे हैं पहले का U1 है, दूसरे का U2 है, तीसरे का U3 है, इसे प्लस U4 है, चौथे इलेक्ट्रॉन डॉट 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 डॉट, ऐसे तो हमें कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है। मतलब इसमें बहुत असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और आपको क्या बताया गया था, सर आपको औसत जब पढ़ाया गया होगा तब औसत में यही बताया गया होगा कि जब हम किन्हीं संख्याओं का या किसी चीज का औसत निकालते हैं तो जितनी बार जोड़ते हैं उतने से ही भाग कर देते हैं, है ना। जैसे हमारी संख्या है 5, 6, 8, 9, अगर इनका हम औसत निकालें तो सभी को जोड़ो और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, बटे में उतना ही लिख दो 4, है ना। तो ये होता है औसत। इसी प्रकार से हम यहाँ औसत निकालना है, हमने n इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है। कितनों को जोड़ा है? और n इलेक्ट्रॉनों को, तो n से ही हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा औसत वेग। क्या हो गया? औसत वेग। अभी हाल आपको बताया है कि जो औसत वेग होता है, इनका औसत वेग होता है वो क्या होता है, औसत वेग जो होता है इनका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आप कहोगे हाँ सर आपने बिल्कुल बताया कि इसके बराबर जो होता है ये शून्य होता है, या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 0। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो औसत वेग क्या होगा हमारा? शून्य।
सर आपने बता दिया कि जब तक किसी चालक को किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ा गया है तब उसके इलेक्ट्रॉन यादृच्छाकृत गति कर रहे हैं और उसमें जितना भी इनका वेग होगा, जितना भी इनका औसत वेग होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। इतनी बात हमारे समझ आ गई। ठीक है सर, हमारे समझ आ गई। इतनी चीज को आप लिखना चाहो तो लिख लेना बहुत अच्छे से, जितना मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब उस समय उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी यादृच्छाकृत गति करते रहते हैं और इस स्थिति में यदि उनके वेग u1 u2 u3 डॉट 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 un है तब इनका औसत वेग शून्य होता है। इतना काम मैंने तुम्हें बताया अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चालक तार के लिए किसी ना किसी विद्युत क्षेत्र से जोड़ रहा हूं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फटाफट से अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक धारा प्रवाहित करूंगा। ठीक है, देखो आप आराम से, बहुत अच्छे से समझे आप। मैं यहां पर एक चालक तार ले रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक चालक तार ले लिया। जल्दी से आप लोग भी इसे बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक चालक तार। और देखो इस चालक तार के लिए अब मैं किससे जोड़ दे रहा हूं, किसी एक स्रोत से, किसी एक बैटरी से जोड़ दे रहा हूं। किससे जोड़ दे रहा हूं, किसी एक बैटरी से। ठीक है, मैंने किससे जोड़ दिया, इसे किसी एक बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारा धन सिरा है, ये हमारा ऋण सिरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर हमारी कौन सी करंट प्रवाहित होगी, धन, और इस प्रकार से इधर हमारी कौन सी करंट प्रवाहित होगी, ऋण। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सुनो आप लोग, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखो इस प्रकार से मैंने क्या बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे अब वो क्या करेंगे, आप समझो। देखो जो तुम्हारी ये इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहां पर एक कुंजी भी लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि सर जी जब हम कुंजी को ऑन किया तब धारा प्रवाहित होने लगी, है ना। अब सर क्या करेंगे हम, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक निश्चित वेग से गति करने लगेंगे, एक निश्चित वेग से गति करने लगेंगे। और आपने धारा वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारा के विपरीत गति करते हैं। तो धारा तो इधर से जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, इस प्रकार से गति करेंगे। किस प्रकार से गति करेंगे, इस प्रकार से। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेंगे। तो धारा तो इधर से प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ के लिए, देखो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलने लगे। और ये इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित वेग से चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। और देखो यहां विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, विद्युत क्षेत्र E से माइनस की ओर का ना, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र तो हमारा इधर से इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं, ये आपको बताया था, है ना, बहुत अच्छे से। अब आपके समझ आ गया होगा कि जब किसी चालक तार को किसी विद्युत परिपथ से या किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता है तब उस समय उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं वो यादृच्छाकृत गति करते रहते हैं। और जैसे ही उन्हें किसी चालक तार, जैसे ही उन्हें किसी स्रोत से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। और इस निश्चित वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, BD से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात सर आप ध्यान रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रहेगा आपके लिए, इतनी चीजें आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, नोट कर लेना जितनी थ्योरी मैंने बोली है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। हम BD का मान निकालेंगे कि BD होता क्या। आप ध्यान रखना, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं सर, BD से। इस प्रकार से सफिक्स में BD बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। क्या बना देना, BD बना देना सफिक्स में। ठीक है, और सुनो, जब ये एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं तब इनका औसत वेग शून्य नहीं आता है, उसका कुछ ना कुछ हमें मान प्राप्त होता है। वो शून्य नहीं आता है, उसका कुछ ना कुछ हमें मान प्राप्त होता है। जितना मान प्राप्त होता है उसी के लिए हम किसके रूप में मान लेते हैं, अनुगमन वेग के रूप में मान लेते हैं। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, किसके रूप में मान लेते हैं, अनुगमन वेग के रूप में मान लेते हैं। तो देखो पहले वेग क्या था इनका,
प्रारंभिक वेग क्या था u1 u2 u3, अब क्या हुआ, अब इसका वेग बदल गया होगा, है ना, वेग बदल गया होगा, इस पर बल लगा है, विद्युत क्षेत्र ने क्या लगाया, इस पर बल लगाया, जैसे ही विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगा है तो इसका वेग बदल गया। अब वेग क्या हो गया इसका, मान ले रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन का v1 हो गया, दूसरे का v2 हो गया, तीसरे का v3 हो गया, इस प्रकार से वेग हमारे हो गए, तो इनका औसत वेग निकाल ले रहे हैं, ठीक है, औसत वेग निकाल ले रहे हैं। देखो तब हमारा क्या हो जाएगा, इनका औसत वेग, इनका औसत वेग हो जाएगा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत वेग, ध्यान रखना मैंने क्या बताया है कि अब जो इनका औसत वेग होगा वो शून्य नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ हमें जरूर मान प्राप्त होगा, और जो मान प्राप्त होगा उसी के लिए हम किसके रूप में संचित कर लेंगे, अनुगमन वेग के रूप में मान लेंगे, ठीक है, ध्यान दो। देखो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, v1 प्लस का v2 प्लस का v3 प्लस का v4, इस प्रकार से डॉट 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 हमें कहाँ तक जाना है, अनेक इलेक्ट्रॉन होंगे भी एन तक, है ना, और औसत निकालते हैं तो बट्टे में क्या आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर लिख दो, है ना, एन के एन इलेक्ट्रॉन है तो एन लिख दिया, और ये अब शून्य नहीं होगा, ये शून्य नहीं होगा, है ना, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, और जितना मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कह देंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, अनुगमन वेग कह देंगे, और इसे आप मान लेना समीकरण नंबर 2 कह देना, और 1 मान लो इसके लिए, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 1 किसको मान लो, इसके लिए मान लो, क्योंकि इसका मान कितना है, शून्य है, ये बात आप ध्यान रखना। अब सुनो आप लोग बहुत अच्छे से, अब देखो जैसे ही इस पे विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हुआ होगा तो विद्युत ने क्या किया होगा, विद्युत ने क्या किया होगा भाई, विद्युत ने इस पे बल लगाया होगा, जैसे ही धारा गई होगी धारा ने इस पे क्या लगाया होगा, बल लगाया होगा, है ना, एक बल लगाया हो, तो देखो विद्युत क्षेत्र काल चालक पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, सर बल क्या होगा, बल भी देख लो। देखो एक बात बताओ, जिस टाइम आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां आपका एक फार्मूला तुम्हें मिला था, E बराबर F/Q, यही मिला था। वहां क्या प्रवाहित हो रहा था, वहां क्या प्रवाहित हो रहा था, आवेश, लेकिन आज यहां आवेश का कार्य कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, आज यहां आवेश का कार्य कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह पे कौन रहेगा, इसकी जगह कौन रहेगा, E, है ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, E होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, लेकिन काहे में होता है सर, माइनस में होता है, काहे में होता है, माइनस में, तो इस पर लगने वाला बल क्या आएगा, यानी कि F निकालना है तो E की गुणा इधर कर दो, है ना, तो F बराबर आएगा माइनस का E और E, है ना, ये आ जाएगा इस पर लगने वाला बल, भाई यहाँ लिख दो, ठीक है, तो F बराबर आएगा हमारा माइनस का कैपिटल E और स्मॉल e, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो आप लोग, जैसे ही इस पर बल लगा है, क्या लगा है, बल लगा है, अब सुनो इस पर क्या लगा, बल, इस पर लगा बल, ये क्या करने लगा, गति करने लगा, गति कैसे की इसने, एक निश्चित वेग से, कैसे की, एक निश्चित वेग से, इसका वेग क्या हुआ, बदल गया, वेग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, और वेग में अगर परिवर्तन आता है तो वहां त्वरण उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण, आपने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं, ना, पहले वेग क्या थे, u थे, बाद में क्या हो गया, b हो गया, अब वेग में परिवर्तन हो गया, और जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो वहां क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण, तो देखो फटाफट से यहां पर, ठीक है, बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बल के कारण उत्पन्न त्वरण, अब यहां क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया, त्वरण क्या होता है, त्वरण तो वैसे ए होता है, लेकिन आपको हम पहले फार्मूले से ही बता दें डायरेक्ट, है ना, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F बराबर ma, ये द्वितीय नियम था, है ना, न्यूटन का, कौन सा नियम था, द्वितीय नियम, F बराबर ma, तो यहां से अगर हम किसका मान निकालें, त्वरण का मान निकालें तो हमारा क्या मिलेगा, हमें देखो F बटे m मिल जाएगा, a बराबर, है ना, इसे सीधा करके लिख लो, तो a बराबर आएगा हमारा F बटे m, ठीक है। अब सर हम क्या करने वाले हैं यहाँ, वो भी सुनो आप, यहाँ पर हम F का मान लगा देंगे, देखो F का मान हमारा कितना है, E है ना, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का E और बटे में क्या है, m, ये किसका मान मिल गया सर हमें, ये किसका मान मिल गया, ये मिल गया हमें त्वरण a का मान, किसका मान मिल गया, त्वरण ए का मान मिल गया, सर किसका मान मिला है, त्वरण ए का मान। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से,
बहुत अच्छे से एक एक चीज को याद रखना है तुम्हें। देखो अब ध्यान दे, तो हमने त्वरण तो निकाल लिया, अब ये त्वरण जो आया है, मतलब ऐसे समझो जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो कुछ ना कुछ समय अंतराल में हुआ होगा। भाई कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ समय ना लगा हो, चाहे बिल्कुल बहुत बारीक समय लगा, बहुत कम समय लगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। हाँ सर समय लगा होगा। जब समय लगा होगा तो देखो इस त्वरण ने क्या किया है, इस त्वरण ने क्या किया है समझो। त्वरण ए के कारण, त्वरण ए के कारण वेग u1, u2, u3 un से t1, t2, t3 tn समय अंतराल में, है ना, tn समय अंतराल में बदल कर क्या हो जाता है, b1, b2, b3 bn हो जाता है। अभी हाल आपको बताया है। त्वरण क्यों उत्पन्न होता है, त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वेग बदलते हैं, और यहाँ क्या हुआ, जैसे त्वरण आया वेग बदल गया, मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं, ऐसा समझो आप लोग नॉर्मल तरीके से, ठीक है। होगा, होता है, bn हो जाता है या होता है तब न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, ठीक है। गति की प्रथम समीकरण हमारी क्या थी, गति की प्रथम समीकरण थी हमारी b बराबर u प्लस के at, यही थी सर, बिल्कुल सर यही थी, b बराबर u प्लस के at, ठीक है। अब देखो आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। अब चित्र के लिए हटा रहा हूँ, चित्र का तुम्हारा कोई काम नहीं रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं चित्र को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसे भी हटा रहा हूँ, इसका कोई इतना अब बखूबी काम रहा नहीं, ठीक है। देखो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दो आप, यहाँ क्या है हमारा b बराबर u प्लस के at। देखो यहाँ पर आप ऐसा समझो, जो ये त्वरण तुम्हारा a था, क्या था, त्वरण तुम्हारा a था। अभी हाल मैंने सब कुछ ऊपर लिख दिया है कि त्वरण a ने क्या किया, वेग u से बदलकर क्या कर दिए, t समय अंतराल में b कर दिया, है ना। तो ये जो त्वरण a था, जो त्वरण क्या था, a था, इसने t1 समय में, किसमें, t1 समय में प्लस वेग u1 को क्या कर दिया, b1 कर दिया, क्या कर दिया, b1 कर दिया, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। अब दोबारा देखो, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, आगे देखते हैं फिर क्या होगा। फिर देखो अब क्या हुआ, इस त्वरण ने क्या किया, इस त्वरण ने क्या किया, t2 समय में वेग u2 को बदलकर क्या कर दिया, b2 कर दिया। सर ठीक है, आगे क्या किया इसने, आगे समझो, इसने क्या किया अगले इलेक्ट्रॉन के लिए कि समय t3 में इस त्वरण ने t3 समय अंतराल में u3 वेग को बदलकर क्या कर दिया, b3 कर दिया। सर आप सही कह रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया होगा, एक समय ऐसा आया होगा कि इस त्वरण ने tn समय अंतराल में वेग un को बदल के क्या कर दिया होगा, bn कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, bn कर दिया होगा। तब मैं कार्य करूंगा अब समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि मुझे अब b1 b2 b3 सबके मान मिल चुके हैं, ठीक है। तो कार्य किससे करूंगा मैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखो फटाफट से, मैं यहाँ सबके मान लगाऊंगा, b1 का मान लगाओ, b1 का मान क्या है मेरा, b1 का मान है मेरा, देखो bd बराबर है, किसके बराबर है, bd बराबर, और क्या आएगा मेरा b1 का मान, u1 प्लस at1, है ना, प्लस b2 का मान क्या है मेरा, u2 प्लस at2, ठीक है, प्लस b3 का मान क्या है मेरा, u3 प्लस at3, यही है, ठीक है सर, ये है तुम्हारा। इस प्रकार से अब डॉट 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 ये कहाँ तक गया होगा, un तक, तो un का भी मान लगा दो, है ना, bn का मान लगा दो, कहाँ तक गया है, bn तक, तो bn का मान लगा दो। bn का मान कितना है, un प्लस का atn, ये हो गया हमारा, बटे में क्या है इसके n, तो क्या कर दो सर, n कर दो, ठीक है। अब हम आगे हल करते हैं। देखो b d बराबर, इसे हम ये काम ना करें
बेगों के लिए एक साथ ले लो और जितना ये समय लगा है उसे एक साथ ले लो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा u1 प्लस का u2 प्लस u3 और डॉट डॉट un, है ना, प्लस un। इसे तो एक साथ ले लिया सर हमने, और इसे भी एक साथ ले लो, किसे, इसे भी एक साथ ले लो। ये क्या आएगा हमारा, देखो प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा a t1 a t2 प्लस a tn सर आ जाएगा, बिल्कुल सर ये आ जाएगा, है ना। अब बटे में क्या है n, इसे अलग अलग बांट लो, इस n को इसके बटे में अलग कर लो, इसके बटे में n अलग कर लो, है ना। तो u1 प्लस का u2 प्लस का u3 डॉट 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 प्लस का क्या आएगा हमारा un और बटे में क्या आएगा n, है ना, प्लस। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से एक काम करते हैं, एक कॉमन भी ले लो, क्या ले लो, a कॉमन भी ले लो, और यहाँ आ जाएगा t1 प्लस का t2 प्लस का tn। और सर एक बात और थी, यहाँ हमें डॉट करके प्लस कहाँ तक जाना है, atn तक जाना है, कहाँ तक जाना है, atn तक, है ना। तो यहाँ क्या आ गया हमारा प्लस डॉट 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 tn, ठीक है, tn और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, इसके n आ जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा tn आ जाएगा। अब समझो आप, देखो ये आ गया हमारा, यहाँ क्या है हमारा bd। अब आप गौर से देखें, हमने आपको सबसे पहले ही समझाया था कि u1 u2 u3 u4 डॉट 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 un बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है, यानी कि इसका औसत वेग कितना निकल के आया था 0। तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे, देखो औसत वेग बराबर क्या है 0, यानी कि औसत वेग का मान क्या है 0, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 प्लस यहाँ क्या बचा हमारा a t1 प्लस का t2 प्लस का tn प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ tn नहीं होगा सर t3 होगा, क्या होगा t3, है ना। और यहाँ क्या रह गया tn। तो देखो अब बटे में क्या है हमारा n, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा vd। अब थोड़ा सा गौर से बताना आप लोग, देखो ये तो रह गया हमारा a, t1 t2 t3 जो है ये क्या है, ये है एक बेग से दूसरे बेग में बदलने का समय अंतराल, जिसे हम श्रांति काल कहते हैं, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। और बटे में क्या आएगा n। अब देखो a का मान, त्वरण का मान हम पहले से ही सर कुछ निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास माइनस का ई बटे m, है ना, ये हम निकाल चुके हैं। तो bd बराबर हमारा क्या आएगा माइनस का ई टाउ बटे यहाँ n है, और यहाँ क्या है हमारा m, क्या है m, है ना। तो क्या आ जाएगा n m। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप क्या रखना, थोड़ी सी ध्यान रखना, तभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से हमारा आया। और एक चीज़ और, और यहाँ आप ये समझें इस प्रकार से कि जो हमारे t1 t2 t3 और tn है, ये क्या है, ये है एक बेग को दूसरे बेग में बदलने का समय अंतराल, है ना। समय अंतराल ही तो है, तो इसे हम श्रांति काल कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इस पूरे के लिए हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टाउ से। तो ए तो हमारा रह गया जो कि त्यों, और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, ठीक है। और ए का मान सर हम पहले से ही निकाल चुके हैं। ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है सर हमारा माइनस का ये है, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा हमारा m, क्या आ जाएगा m, और साथ में क्या है टाउ, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।